Good morning, class. This is your lecture 21 of concrete technology. So, if you remember, last class we had started to study about water cement ratio. As you all know, what is water cement ratio, right? The ratio of weight of water to weight of cement is water cement ratio, just as the definition says. So today we are going to learn about Duff Abraham's water cement law. It's a very interesting concept unless you understand it. Okay, so please be mindful and try to listen carefully, because if you understand the concept, it's very easy. And this is also very important to understand in terms of concrete handling. Okay, so like a general idea, let's study the first point. What does it say? Now this is the research done by Duff Abraham. Okay, so he said strength of concrete, ठीक है, depends on cement strength. ये समझ आया? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है सीमेंट के स्ट्रेंथ में. सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, विच डिपेंड्स ऑन वाटर सीमेंट रेशियो. यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट डिपेंड्स ऑन लेट्स से डिपेंड्स ऑन सीमेंट का स्ट्रेंथ एंड सीमेंट ऑफ कंक्रीट, which in turn cement of concrete strength depends on water cement ratio. So in short, what does it mean? It means that your strength of concrete mainly depends on water cement ratio. Okay, now let us study the law. What did Duff Abraham conclude? What did his law stated? So the law states that the strength of the concrete only depends on water cement ratio. ठीक है, strength of concrete depends on water cement ratio provided the mix is workable. Now this point is important, this word. उसने क्या बोला? उसने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करता है? वाटर सीमेंट रेशियो. लेकिन उसमें कंडीशन डाला, और कंडीशन क्या था कि द कंक्रीट मिक्स शुड बी वर्केबल. जस्ट लाइक आई सेड, वर्केबल मतलब क्या था? वर्केबल मतलब जब आपकी कंक्रीट में इनफ कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, इनफ फ्लो हो, उसमें इनफ पानी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इजीली वर्केबल. वर्क मतलब क्या है? काम करना. ठीक है, तो कितना आसानी से आप उस कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं. ठीक है, अगर उसमें इनफ पानी है, यानी कि इनफ कंसिस्टेंसी है, तो ऑब्वियसली वो इजीली फ्लो होगा. अगर प्रॉपर वर्केबल है, मतलब कि वो इजीली प्लेस भी हम कर पाएंगे. जहाँ आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने में भी इजी होगा, प्लेसिंग में भी इजी होगा. पोरिंग ऑफ कंक्रीट, जब कंक्रीट को पोर करेंगे तब भी वो इजी होता है, और कंपैक्शन करने में भी इजी होनी चाहिए. तो हर ये सब चीज़ें कितनी आसानी से आप पंप कर सकते हैं, कितनी आसानी से आपके कंक्रीट फ्लो हो सकता है, कितनी आसानी से आप अपने कंक्रीट को प्लेस कर सकता है, कितनी आसानी से कंपैक्ट कर सकता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं वर्केबिलिटी. और वो तभी अचीव होता है जब आपकी कंक्रीट में इनफ सफिशिएंट पानी हो. देखो, अगर आप बहुत ही कम पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंक्रीट बहुत सूखा होगा, तो आप क्या उसको प्लेस कर पाएंगे, प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं. उसके साथ काम करने में मुश्किल होगा, राइट? तो इट शुड हैव इनफ कंसिस्टेंसी सो दैट यू कैन इजीली प्लेस, इजीली कंपैक्ट, इजीली ट्रांसपोर्ट एंड इजीली पंप द कंक्रीट. ठीक है, तो उसने ये बोला कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे जब तक आपकी कंक्रीट वर्केबल हो. तो उसको समझने के लिए पहले ये ग्राफ देखने से पहले लेट अस स्टडी दिस. ये सेम ग्राफ में आपको वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, और वाई एक्सिस में है आपका स्ट्रेंथ. ठीक है, S3 स्ट्रेंथ. प्लीज़ पार्डन माई हैंड राइटिंग. ठीक है, तो उसने बोला कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, रिलेशन क्या बोल रहा है? रिलेशन बोल रहा है कि आप अगर इस ग्राफ में देखोगे तो आपको क्या समझ में आएंगे कि
जितना कम आप अपने वाटर सीमेंट रेशियो को अगर आप रिड्यूस करोगे, इफ़ यू रिड्यूस योर वाटर सीमेंट रेशियो, योर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. आपने एक कंक्रीट लिया, ठीक है, एक फ्रेश कंक्रीट लिया, अभी अभी आपने कंक्रीट बनाया, उस कंक्रीट का एग्जांपल लेंगे. आप जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम यूज़ करोगे, ठीक है, हम कम यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ जो है बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट डफ अब्राहम इज सेइंग कि वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ के साथ डिपेंड करता है. और कैसे डिपेंड करेंगे? जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा. बट दिस लॉ implicates only when your concrete is workable, मतलब कि उसमें enough पानी हो. Now example, let us take an example. आपने वाटर सीमेंट रेशियो कम किया तो स्ट्रेंथ बढ़ते गए, लेकिन यहाँ तक, ठीक है, ये वाटर सीमेंट रेशियो तक, लेट अस से ये वाटर सीमेंट यानी कि ये वाटर कंटेंट तक, ठीक है, आपका कंक्रीट वर्केबल था. अब इसके बाद क्या हुआ? अब अगर आप इससे भी कम, आप वाटर सीमेंट इससे भी कम यूज़ करोगे, इन शॉर्ट अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली किसको कम कर रहे हैं बताओ? हम जब वाटर सीमेंट को हम कम कर रहे हैं तो हम बेसिकली वाटर को कम कर रहे हैं. तो अगर आपने, तो मैंने बोला यहाँ तक आपके कंक्रीट वर्केबल था. अगर आप इससे भी ज़्यादा अगर वाटर को कम करोगे, ठीक है, वाटर इससे भी ज़्यादा कम करोगे तो क्या होगा? आपका कंक्रीट अनवर्केबल होगा. अब एग्जाम्पल लेट अस टेक, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट. यहाँ तक आपके कंक्रीट क्या था? वर्केबल था, यानी कि उसमें सफिशिएंट पानी था, उस इजीली, इसलिए उसमें वो इजीली आप प्लेस कर सकते, उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते, इजीली कंपैक्ट कर सकते. अब इसके बाद लेट अस टेक एग्जांपल, अब पानी बहुत कम हुआ, अब वाटर सीमेंट कम ही करते जा रहे हैं ना. अब इसके बाद अगर आप पानी और कम करेंगे तो क्या होगा? ये वाटर सीमेंट के बाद अगर और पानी कम करेंगे तो आपके कंक्रीट अनवर्केबल होगा. लाइक बेसिक थिंग, अगर आप पानी बहुत ही कम यूज़ करोगे, ठीक है, एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट होगा जहाँ तक आप पानी को रिड्यूस कर सकता है. उससे भी ज़्यादा अगर आप अपने पानी को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंक्रीट जो है वो बहुत सूखा होगा, और सूखा होने की वजह से वो अनवर्केबल होगा. तो अगर इसके बाद लेट अस टेक एग्जांपल, इसके बाद आपका कंक्रीट अनवर्केबल हुआ. अब अनवर्केबल होने के बाद, ठीक है, अनवर्केबल में आई यूज अनदर कलर. अनवर्केबल होने के बाद, ठीक है, अगर आप इसके बाद भी अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप कम करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह, जैसे अभी तक बढ़ रहा था ना, स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह स्ट्रेंथ कम होने लगेंगे. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि डफ अब्राहम बोल रहे हैं कि जब तक आपके कंक्रीट वर्केबल है, यानी कि यहाँ तक, लेट मी यूज द पेन, जब तक आपके कंक्रीट वर्केबल है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ इस पोर्शन तक वर्केबल है, तब तक वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप कम करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेंगे. लेकिन जिस पॉइंट से आपके कंक्रीट अनवर्केबल होगा, यानी कि हार्श होगा, वो यूज़ करने के लिए लायक नहीं होगा, उसके बाद अगर आप और वाटर सीमेंट कम करेंगे तो वो रिलेशन उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह उल्टा घट जाएगा. ठीक है, तो डफ अब्राहम का लॉ ओनली इम्प्लीकेट्स अप टिल हियर, जहाँ तक आपके कंक्रीट वर्केबल है, यानी कि इस पोर्शन के लिए ही बस डफ अब्राहम डिफाइन कर रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ तक. ठीक है, जब तक वो वर्केबल है. जिस टाइम से वो अनवर्केबल होगा वो डिपेंड नहीं होगा, और वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह घटने लगेंगे. ठीक है, तो यही ग्राफ हमने यहाँ समझाया है. ठीक है, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो है. ठीक है, पहला देखेंगे, लेट अस सी पहला वाला. इसमें जैसे मैंने बताया वाटर सीमेंट रेशियो आप जितना कम करते जाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ते ही जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना. तो एक पॉइंट पे फर्स्ट लेट अस टेक फॉर हैंड कंपैक्शन. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपने दो टाइप ऑफ कंक्रीट लिया, ठीक है, दो टाइप ऑफ कंक्रीट, सेम कंक्रीट लिया, लेकिन एक में आपने हैंड कंपैक्शन किया। हैंड कंपैक्शन मतलब वो रॉड से कंपैक्ट करना, वो टैंपिंग रॉड से कंपैक्ट करना, उसको हम बोलते हैं हैंड कंपैक्शन। हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और उसी सेम कंक्रीट दूसरा एक टेस्ट लिया, उसमें आपने हैंड कंपैक्शन करने के वजह आपने वाइब्रेशन यूज़ करके कंपैक्ट किया। I'm not sure if you have studied about compaction, but there are many ways of compacting, right? Either you can compact by hand, either you can compact by a damping rod, or you can compact by vibrator. तो let us see the first step, ठीक है, फर्स्ट वाला टाइप ऑफ कंक्रीट। जब आपने हैंड कंपैक्शन किया, ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो अप टू हेयर तक आपका स्ट्रेंथ बढ़ते ही गया, ठीक है। मतलब यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपके कंक्रीट क्या था, वर्केबल था, इट वाज वर्केबल। आफ्टर दिस, इस पॉइंट के बाद अगर आपने फिर भी और कम करते गया वाटर सीमेंट रेशियो, तो आपका स्ट्रेंथ कम हुआ, ठीक है। सिमिलरली आपने वही सेम कंक्रीट लिया, ठीक है, लेकिन उसको वाइब्रेशन से कंपैक्ट किया, तो उसके लिए क्या हुआ, आप दिख रहे हो कि जब आप वाइब्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ, उसको और मतलब इस पॉइंट पे जब आपने देखो हैंड कंपैक्शन किया था, तो इस वाटर सीमेंट रेशियो के बाद वो अनवर्केबल हो गया था। कैन यू सी दिस, इस वाटर सीमेंट रेशियो। लेकिन जब आप वाइब्रेशन करेंगे तो इस पॉइंट पे आपका कंक्रीट अनवर्केबल नहीं हुआ, ये यहाँ तक गया, यानी कि ये यहाँ तक वर्केबल था, ठीक है, यहाँ तक वर्केबल था, इसके बाद ही वो अनवर्केबल हो गया, इसलिए वो कम होने लग गया, राइट। यू कैन सी इट हियर। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, एक चीज़ आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप सेम कंक्रीट लोगे, लेकिन अगर आप एक में आप वाइब्रेशन यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ हैंड कंपैक्शन, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेंगे कम से कम वाटर सीमेंट रेशियो में। सी, आप कंपेयर करो, दोनों सेम कंक्रीट है, लेकिन इसका वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ बस इतना तक ही अचीव हुआ, यानी कि यहाँ तक ही इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद वो वाटर सीमेंट रेशियो कम करने की वजह से डिक्रीज़ हुआ। लेकिन आप सेम कंक्रीट देखो, जब आप वाइब्रेशन यूज़ करोगे तो आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा अचीव हुआ, ऊपर से वो भी कम वाटर सीमेंट रेशियो लगा, ठीक है। So from here you can understand that if you compact your concrete by vibration, then you can achieve greater strength at minimal water cement ratio, ठीक है। So here there is one equation also, you can see here equation given by Duff Abraham that says S equals to a to the power bx, ठीक है। S क्या है, S आपका strength है, I think I didn't mention here, S is strength, ठीक है, S is strength, S is strength, whereas ये क्या है, A and B कांस्टेंट है और X जो है वो वाटर सीमेंट रेशियो दिखाता है, ठीक है। इट्स जस्ट abbreviation to show कि how strength depends on water cement ratio, but you know how it depends, right? जब तक वो वर्केबल है तब तक आप वाटर सीमेंट रेशियो कम करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन जिस मोमेंट से आपकी कंक्रीट अनवर्केबल होगा, उसके बाद अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम भी करोगे तो भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह वो कम होने लगेंगे, ठीक है। आपको इतना समझना है, इतना समझ गया तो ये ग्राफ भी समझ गया। और दूसरा चीज़ क्या याद करना है, इन कंपेयरिंग हैंड कंपैक्शन एंड वाइब्रेशन करने से आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा अचीव होगा एट मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कंपेयर टू हैंड कंपैक्शन। Okay, now let us see this point. Higher water cement ratio signifies more quantity of water to be added. ये अभी मैंने आपको समझाया, राइट। ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो मतलब आपका वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, पानी का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो कम मतलब वाटर का कंटेंट कम हो रहा है, क्योंकि बेसिकली देखो कम और ज़्यादा किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन न्यूमरेटर, राइट। तो वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट में न्यूमरेटर कौन है, वाटर न्यूमरेटर है, सीमेंट डिनोमिनेटर है। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, ठीक है, वाटर सीमेंट बढ़ रहा है मतलब वाटर बढ़ रहा है, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है।
अगर वाटर सीमेंट कम हो रहा है यानी कि न्यूमरेटर कम हो रहा है, यानी कि वाटर कम हो रहा है, ठीक है। तो किसी ने बोला वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा, मतलब वाटर बढ़ रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो कम तो वाटर कम हो रहा है, ठीक है। Higher water cement ratio affects the compressive strength, tensile strength and flexural strength by causing cracking and shrinkage. So yes, this is the reason why we don't prefer higher water cement ratio. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा water cement ratio, high water cement ratio use करोगे तो in short आप high water content use कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा water cement ratio use करोगे तो उससे क्या क्या effect होगा, compressive strength कम होगा, ऊपर से tensile strength और फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को भी प्रॉब्लम दे, उसको अफेक्ट कर सकते हैं इन अ बैड वे, ठीक है। सो द वाटर कंटेंट दैट वी शुड यूज शुड ऑलवेज बी नॉट टू लेस नॉट टू मोर। सो सिमिलरली आपको यहाँ जो भी मैंने समझाया वही दिखाया है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। So from this graph, it can be seen that lower water cement ratio could be used when concrete is vibrated. ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे हैंड कंपैक्शन और वाइब्रेशन में, और इसमें वाइब्रेशन नहीं दिखाया है, वो वही सेम ग्राफ है, आप देख सकते हो कि लोअर वाटर आप कंपेयर करोगे हैंड कंपैक्शन और इसमें, तो हैंड कंपैक्शन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ था और वाइब्रेशन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ था। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो किस में कम यूज़ हुआ है, ऑब्वियसली वाइब्रेशन में कम हुआ है, और स्ट्रेंथ किस पे ज़्यादा अचीव हुआ है, वाइब्रेशन पे अचीव हुआ है। तो यही बोल रहे हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो कुड बी यूज्ड, सॉरी, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो कैन बी यूज्ड when concrete is vibrated, ठीक है, to achieve higher strength comparatively than hand compacted. So here see, दो फ़ायदा होता है जब आप वाइब्रेशन कर रहे हो। पहली चीज़ तो आपको कम से कम वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, कम वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करने के बाद भी स्ट्रेंथ जो है वो हायर अचीव हो रहा है। कंपैक्शन से आप कंपेयर करोगे तो ये हायर स्ट्रेंथ यूज़ हो रहा है, हायर स्ट्रेंथ अचीव हो रहा है कंपेयर टू हैंड कंपैक्शन। और वाटर में देखोगे तो वाइब्रेशन में लो वाटर यूज़ हो रहा है, इसमें थोड़ा हायर यूज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली यही फ़ायदा हुआ ना वाइब्रेशन, इसमें क्या है, आपको पानी भी कम लग रहा है, ऊपर से स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू प्रूव। Now let us see the significance of water cement ratio, and this is very important to understand कि why quantity of water should be limited and how quantity of water affects your strength. Okay, so let us see the first point. 23% by weight is required for complete hydration reaction. This is called bound water. ठीक है, सो व्हाट इट सेज इज दैट कोई भी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लो 23% ऑफ वाटर ऐड करना ज़रूरी है। कैसे भी, इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड 23% ऑफ वाटर, बिकॉज हाइड्रेशन रिएक्शन कब होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन तब होता है जब आप सीमेंट में पानी डालोगे, राइट। तो कंप्लीट हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन रिएक्शन होने के लिए आपको पानी इनफ डालना ज़रूरी होता है। तो कंप्लीट हाइड्रेशन रिएक्शन होने के लिए कितना पानी लगानी चाहिए, 23%, यानी कि 23% ऑफ वाटर विल बी प्योरली यूज्ड फॉर हाइड्रेशन रिएक्शन, और उस पानी को हम बोलते हैं बाउंड वाटर, ठीक है। दैट वाटर इज नोन एज बाउंड वाटर। इन एडिशन टू बाउंड वाटर, a certain quantity, that is 15% of water, is taken in within the gel pores, known as gel water, ठीक है। So just like I said, okay, let us take this as a cement. These are your cement particles. उनमें से 23% जो है वो हम अभी मैंने बताया वो हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए यूज़ होगा। बाकी 15% जो है वो क्या होगा, वो अपने सीमेंट में भी जेल पोर्स होता है, छोटे छोटे पोर्स होता है। लेट अस से ये आपका सीमेंट है, ठीक है, ये आपका सीमेंट है, आपको ये पोर ये दिख रहा है। लेट मी यूज़ अनदर पेन, ओके, अनदर कलर। अब इसमें मानो एक छोटा सा पोर बचा, ऐसा पोर्स फॉर्म हो रहा है, राइट। ये पोर्स है, यहाँ पोर्स
ऐसा कोई भी लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं ड्रॉ करती हूँ. ये आपका सीमेंट पार्टिकल्स है. ओके, फॉर एग्जांपल तो अब 23% तो वो किस पे यूज़ होगा, हाइड्रेशन रिएक्शन पे होगा. बाकी 15% ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाते हैं, ये पोर्स जो है सीमेंट के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स बचा होता है उसमें ट्रैप हो जाता है. जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं वॉइड्स में, जो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, उसमें वो ट्रैप हो जाता है. दिस वाटर गेट्स ट्रैप्ड इन द पोर्स, हेंस फॉर्मिंग जेल पोर्स. ठीक है, जितना भी ये गैप छोटे छोटे होते हैं उसमें वो ट्रैप हो जाता है और वही का वही रह जाता है. तो उस वाटर, ऑलमोस्ट 15% ऑफ वाटर वैसे ही पोर्स, जेल पोर्स फॉर्म होके रहता है. तो उस वाटर को हम बोलते हैं जेल वाटर. ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट 15%. सो इन टोटल कितना पानी यूज होगा, 15 plus 23 is 38%. So 38% of water by weight of cement is required for complete hydration and to fill up the pores. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीमेंट में प्रॉपर कंप्लीट हाइड्रेशन हो, प्लस जितना भी पोर्स, जितना भी वॉइड्स जो होगा सीमेंट के बीच में छोटे छोटे स्पेस, वो भी फिल हो जाए, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर कंप्लीट पानी प्रॉपरली यूज़ करना है, तो टोटल यू आर गोइंग टू यूज़ 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट. यानी कि अगर वेट ऑफ सीमेंट 100 ग्राम है तो 38% ऑफ 100 ग्राम कितना होगा, 38 ग्राम. यानी कि अगर 100 ग्राम सीमेंट के लिए आप 38 ग्राम पानी लगाना ज़रूरी है, जिनमें से 23% जो है वो हाइड्रेशन के लिए यूज़ होगा और बाकी 15% जो है वो आपके पोर्स में फिल होने में लगेंगे. ठीक है, so this is like the minimum water that needs to be used for complete hydration reaction of cement. Now let us see some of the condition. Let us see the first condition. Okay, it says if water cement ratio is considerably less, it will make the concrete hard to mix, harsh and unworkable, producing a weak physical structure with reduced strength and poor workability. So this is the first case. अगर आप water cement ratio बहुत कम use करेंगे, let us say you are using lesser than what is needed, then first thing क्या होगा, obvious, this is obvious thing, right? अगर आप सीमेंट में कम पानी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो सूखा हो जाएगा. यानी कि जब आप मिक्सिंग करोगे तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकेंड थिंग, इट विल बिकम हार्श. हार्श मतलब रफ हो जाएगा. एंड अनवर्केबल, जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन्ड. ठीक है, अनवर्केबल मतलब क्या है, अगर उसमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रॉपर फ्लो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वाटर, रिक्वायर्ड वाटर नहीं है, तो आपकी कंक्रीट सूखा होगा. अगर आपकी फ्रेश कंक्रीट सूखा है, हार्श है, रफ है, तो ऑब्वियसली आप उसको कैसे प्लेस कर पाओगे, आपको प्लेस करने में भी प्रॉब्लम आएंगे, पंप करने में भी प्रॉब्लम आएंगे और बाद में कंपैक्शन करने में भी प्रॉब्लम आएंगे. तो अगर आप आसानी से ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो देन वी से दैट योर कंक्रीट इज़ अनवर्केबल. ठीक है, सो दिस इज़ द कंडीशन इफ़ यू यूज़ लेस वाटर सीमेंट रेशियो. सो ऑब्वियसली अगर आपकी कंक्रीट में प्रॉपर वाटर, इनफ वाटर यूज़ नहीं करोगे, अगर वो अनवर्केबल बनेंगे तो आपकी वो फिज़िकल स्ट्रक्चर भी वो वीक हो जाएगा. और अगर फिज़िकल स्ट्रक्चर ही वीक है तो वो स्ट्रेंथ भी कम देंगे और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम होगा. Now let us see the second point. If the water cement ratio is considerably more than required, then it will cause the mix to flow and cause segregation and bleeding. Okay, so now the condition is अगर आपके water cement ratio बहुत ज़्यादा हुआ. ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा मतलब व्हाट इज़ इट, आई जस्ट एक्सप्लेन. मोर वाटर सीमेंट रेशियो इन शॉर्ट मीन्स मोर वाटर कंटेंट, बिकॉज वाटर इज इन न्यूमरेटर.
सो अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप वाटर ज़्यादा ऐड कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा वाटर यूज़ करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपके सीमेंट पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही बनेंगे, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उसका फ्लो का कंसिस्टेंसी बहुत पतला बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो फ्लोई एकदम फ्लोई वाले नेचर आएंगे. इट विल नॉट बी थिक, इट विल नॉट हैव sufficient consistency. And second thing, due to more addition of water, you can have problems such as segregation and bleeding. Segregation क्या था? I taught you in last class. Segregation means जब आपके constituents of concrete separate होता है, यानी कि आपकी ingredients of concrete separate होगा. For example, a good concrete should have a proper mixture of cement, sand, aggregate and water. But अगर उसमें segregation आया तो क्या होगा, इधर आपके अगर ये concrete block है तो aggregates पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, sand वगैरह इस बीच में आ जाएगा और पानी जो है एकदम ऊपर आ जाएंगे. तो आपके ये क्या हुआ, आपके कंक्रीट प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ, वो सेग्रीगेट हो रहा है. सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना, इंस्टेड ऑफ वो प्रॉपरली मिक्स होने की वजह वो सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से. सो इफ़ योर कंक्रीट इज सेपरेटेड इन दैट वे, देन डू यू थिंक इट विल बी एबल टू अचीव प्रॉपर स्ट्रेंथ? Obviously not, right? So you really need to understand and remember these two conditions. What happens when water cement is too less and what happens when you use too much water cement ratio. Okay? And also another point, अगर आप water cement ratio ज़्यादा use करोगे, ठीक है, तो the excess water will also occupy more space than needed by the gel pores, and when the excess water evaporates, that additional space is converted to capillary pores. For example, let us take this example only. Okay, अभी हमने बताया जो छोटे छोटे pores होता है सीमेंट के बीच में, जो minute pores होता है, वो कौन fill up करता है? आपके जेल वाटर यूज़ करता है जेल pores बनने के. लेकिन अगर उसमें आप बहुत ही ज़्यादा पानी ऐड करोगे तो क्या होंगे, ये हद से, अगर ये जेल पोर इतना ही है और वो पानी इतना ही फिल होना था, लेकिन ज़्यादा पानी लगाने की वजह से वो एक्सेस वाटर फिल हो जाएगा, यानी कि वो सीमेंट को भी सेपरेट करके बहुत ज़्यादा इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस. अगर इतना ही पानी, इतना ही उसमें स्पेस था और इतना ही पानी ज़रूरत था जेल पोर्स को भरने के लिए, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से वो और ज़्यादा ऐसा स्पेस खाएगा और ऐसे और स्पेस बनाएगा. कैन यू सी हेयर? और ये पानी क्या होगा, अभी तो वो फिल कर लिया, लेकिन जब बाद में आपके सीमेंट सेट हो जाएंगे, जब उसमें हार्डन स्ट्रेंथ गेनिंग प्रॉपर्टी आ जाएंगे, और जब टाइम के साथ ये एक्सेस वाटर जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये पूरा इवेपोरेट होके जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सीमेंट तो उतना ही पानी लेंगे जितना उसको चाहिए ना उससे, और उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पानी आएंगे वो पूरा इवेपोरेट होगा. और अगर पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेंगे? देयर विल बी एक्स्ट्रा पोर्स, यानी कि छेद हो जाएगा कंक्रीट में. सो दैट इज़ लाइक नॉट प्रॉपर, नॉट गुड क्वालिटी कंक्रीट. सो दैट हैपन्स व्हेन यू ऐड एक्स्ट्रा वाटर, एंड इट विल ऑल्सो मेक योर कंक्रीट पोरस. ठीक है, वी हैड स्टडीड अबाउट पोरस, राइट? अगर आपकी कंक्रीट में एक्स्ट्रा, अभी मैंने समझाया, अगर उसमें पोर्स रह गए, यानी कि उसमें छेद आ गया, तो ऑब्वियसली आपकी कंक्रीट पोरस बनेगा, यानी कि दैट अगर आप उस कंक्रीट से पानी पास कराओगे, देन वो कंक्रीट बिकॉज ऑफ द एक्सेस पोर्स, बिकॉज ऑफ एक्सेस स्पेस, पानी वगैरह भी उसमें पास हो सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा पानी विदाउट रीज़न उसमें स्टोर हो जाएगा, which also weakens the strength and durability. So here you can see in both case, if you do not use proper water cement ratio, it's going to affect your strength and workability and durability as well. So let us see the fourth point. So it has been observed that water cement ratio of how much? 0.4 is just sufficient to hydrate the particles completely. So like this is the conclusion that they have made. अगर आप ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहते, कम भी यूज़ नहीं करना चाहते, एकदम लाइक एक सफिशिएंट प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उसमें 0.4 मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ होनी चाहिए बाय वेट ऑफ सीमेंट. ओके, hence an optimum water content should be used to achieve desired strength and required workability. ठीक है,
Optimum means what? ना ज़्यादा ना कम, ठीक है. Exactly that water content which will give you the highest strength, that water content should be used. So that is called like optimum water content. Like for example, in this graph you can see here, this point is your optimum water content, यानी कि इस water content पे आपको maximum strength मिला था. तो ये आपका optimum water content हुआ. इससे आप ज़्यादा वाटर सीमेंट यूज़ करोगे तो स्ट्रेंथ कम हो रहा है. इससे आप कम वाटर सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ कम हो रहा है. सो दिस इज़ द ऑप्टिमम, जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव हो सकता है. सो लाइक दिस इज़ योर diagrammatic representation of hydration. So you can see the first image, unhydrated cement particles. ठीक है, these are your cement particles और अभी unhydrated है, मतलब उसमें there is no addition of water being done. अभी पानी नहीं डाला है तो ऐसे रहता है आपकी cement particles. और ये आपको white spaces दिख रहा है, these are the pores. ठीक है. अब क्या हुआ? Partially hydrated particles. Now imagine that you have added water in your cement. Now it has started to get hydrated. मतलब जब हाइड्रेशन होने शुरू हो गए, मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है? वी हैड स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर, सीमेंट एंड वाटर, सीमेंट प्लस वाटर रिएक्शन गिव्स व्हाट? इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CSH जेल. सो ये थोड़ा आपको दिख रहा है फाइबर जैसा ये फॉर्म हो रहा है, सीमेंट थोड़ा बड़ा हो रहा है. तो इन शॉर्ट ये क्या फॉर्म होने लग गया है? ये CSH जेल फॉर्म होना शुरू हो गया है. बिकॉज ऑफ विच दिस इज़ लाइक हाउ इट हैज स्टार्टेड टू बिकम, जब ये पार्शियली हाइड्रेटेड होना शुरू हो गया. अब क्या हो गया? फुल्ली हाइड्रेटेड विथ एम्प्टी जेल पोर्स. ठीक है. अब थर्ड स्टेप में, अब वो फुल्ली हाइड्रेशन हमें पता है कि वो एक ही बारी में नहीं होता, इट टेक्स टाइम फॉर हाइड्रेशन रिएक्शन टू हैपन, राइट. तो जब फुल्ली हाइड्रेटेड हो जाएगा आपका पार्टिकल्स, देन this is how it starts to look. It starts to combine, all particles starts to combine due to the presence of the CSH gel and the fibers that has been formed because of the CSH gel. और ये जो है आपको दिख रहा है, ये पोर्स जो वाइट है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्स है, इसमें आपका जेल वाटर फिल होगा. अभी हमने पढ़ा था पानी दो चीज़ में यूज़ होता है, एक हाइड्रेशन रिएक्शन, उसके लिए 23% जो इसके लिए यूज़ हो रहा है हाइड्रेशन के लिए, और बाकी 15% वाटर जितना भी ये पोर्स है वो फिल होने में यूज़ होता है. ठीक है. नाउ अब टाइम के साथ जब पूरे कंप्लीट हाइड्रेशन हुआ और कंटिन्यूसली हाइड्रेशन होते ही जा रहा है, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रेशन रिएक्शन इवन टेक्स मोर देन 1 year टू ऑकर. तो जब टाइम के साथ और ज़्यादा हाइड्रेशन होते जा रहा है, सो इन द एंड दिस इज़ हाउ योर सीमेंट पार्टिकल्स विल लुक. ठीक है. ऑल द पार्टिकल्स विल कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉलिड मास. Plus these are like the gel pores that you can see here that will be filled by gel water. So this is just like an exercise for you. Try to calculate this. Where is my... Okay, let us read. For casting cube in the laboratory, okay, 12.5 kg cement is required. If water cement ratio is 0.41, calculate the quantity of water. ठीक है. So what is it saying? लैब में आप एक क्यूब कास्ट करने वाले हो, कॉन्क्रीट क्यूब. ठीक है. टेस्टिंग के लिए उस क्यूब कास्ट करने के लिए आपने सीमेंट यूज़ किया है. हाउ मच? 12.5 kg. ठीक है. आपका वाटर सीमेंट रेशियो कितना है? 0.41. ठीक है. तो वाटर सीमेंट रेशियो दिया है, सीमेंट दिया है, तो आप वाटर निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, राइट. तो सी वाटर सीमेंट रेशियो 0.41 है. ठीक है. वाटर आपको निकालना है, तो वाटर हमको निकालना है, वाटर निकालना है. वाटर में क्वेश्चन मार्क डालते हैं. तो वाटर क्या होगा? वाटर विल बी इक्वल टू 0.41 इंटू, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीमेंट ऊपर जाएगा, राइट. तो इंटू सीमेंट. तो इसको कैलकुलेट करो. 0.41 इंटू सीमेंट कितना है? 12.5 kg. ठीक है. 0.41 इंटू 12.5 kg करना, तो जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड.
Also, I have already repeated, but I want to tell you once more. Always remember, for water 1000 gram of water, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम, so 1 kg 1 kg water or 1000 gram water is equal to 1000 ml. Okay, why is it? Because always remember, for water, mass of water and volume of water is always same, hence because of which the density of water is always 1. इसीलिए 1 आता है ना, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. और ये मास अपॉन वॉल्यूम 1 कब आएंगे? हाउ कैन डेंसिटी कम 1? 1 कैन ओनली कम व्हेन mass is equal to volume. So for water, mass of water is equal to volume of water, because of which आपकी 1000 ml of water is 1000 gram. For example, जो मिनरल वाटर लेते हो आप, 1 लीटर का जो मिनरल वाटर लेते हैं, उसका वेट भी एग्जैक्टली 1 kg ही आता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी. 1 kg वाटर मतलब 1 liter वाटर. So please calculate this on your own. Okay, now this is the maximum water cement ratio for different grades of concrete for different exposure condition as per IS 456-2000. ठीक है, so this is in your IS 456-2000 only. So this is what all the engineers they refer while calculating mixed design for concrete. ठीक है, so whenever we calculate mixed design, we do not calculate by estimation. There is a proper protocol and there is a proper law that we need to use. So let us see what is that. So these are like the exposure conditions. Okay, there is mild, moderate, severe, very severe and extreme. So before we see this, I think it's important for you to understand different type of exposure condition. ठीक है, can you please correct? It's not mild, it's mild. Okay, mild, this is not there. So let me first explain you the different types of exposure conditions. माइल्ड किसको बोलते हैं? ठीक है, अगर किसी ने बोला कंक्रीट कास्ट करना है इन माइल्ड कंडीशन, तो माइल्ड किसको बोलेंगे? लेट अस रीड. Concrete surface protected against weather or aggressive conditions except those situated in coastal area. ठीक है, जो प्रोटेक्टेड है, ऐसा कोई भी वेदर यानी कि जहाँ पर ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश वगैरह नहीं आएंगे, और जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस भी नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो वैसे जगह को हम बोलते हैं माइल्ड. सेकेंड कंडीशन देखते हैं, मॉडरेट. कॉन्क्रीट सर्फेसेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग while wet concrete is exposed to condensation and rain. ठीक है, so this is another condition. moderate में क्या बोलते हैं? वो concrete surfaces जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा severe मतलब extreme rain या extreme monsoon वैसे condition face नहीं होंगे, ना उसमें extreme freezing मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडाई भी नहीं होंगे, लेकिन उस concrete structure में थोड़े बहुत बारिश वगैरह आते हैं. ठीक है, थोड़े बहुत उसमें पानी वगैरह लगता है, लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं लगते, तो वैसा टाइप को हम बोलते हैं मॉडरेट कंडीशन. तीसरा है आपका सीवियर किसको बोलते हैं? कॉन्क्रीट सरफेसेस एक्सपोज टू सीवियर रेन. ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश होते हैं. ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. ठीक है, जहाँ पर वो जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से इन जहाँ पर ऑल्टरनेट वेटिंग मीन्स वो गीला भी होते रहेंगे और एट द सेम टाइम उसमें बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सूख भी रहा है, जल्दी सूख भी रहा है, तो उससे वजह से क्या हो रहा है, उसमें ऑल्टरनेट गीला हो रहा है, फिर वो सूख रहा है. वेटिंग एंड ड्राइंग, वेट ड्राई होने की वजह से उसमें क्रैक्स वगैरह आ सकता है. तो ऐसा वेदर कंडीशन जहाँ पर वो उसमें बहुत गीला भी वेट भी हो रहा है और जल्दी से जल्दी ड्राई भी हो रहा है. ठीक है, और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है. एंड ओकेजनल फ्रीजिंग, और कभी कभी ओकेजनली उसमें बहुत ज़्यादा ठंडाई की वजह से फ्रीजिंग भी हो रहा है, तो वैसा कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर कंडीशन. अगर आप कंक्रीट वैसे जगह पे बना रहे हो तो उसको हम बोलते हैं सीवियर. फिर आते हैं आपके वेरी सीवियर में
concrete surfaces exposed to sea water, okay, जो sea water में expose होगा. देन कोरोसिव फ्यूम्स, या फिर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्यूम्स मतलब क्या है, जो धुआं होता है, जो वेपर्स जो बहुत कोरोसिव होता है, कोरोसिव इन नेचर. और सीवियर कंडीशंस व्हाइल वेट, ठीक है, सीवियर फ्रीजिंग, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग वगैरह आ रहा है, या फिर वो सी वाटर में एक्सपोज हो रहा है, या फिर वो हार्मफुल वेपर्स, हार्मफुल फ्यूम्स जो कोरोसिव नेचर है, अगर वैसे जगह पे आपके कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें हम बोलते हैं वो वेरी सीवियर कंडीशन. लास्ट देखते एक्सट्रीम. एक्सट्रीम किसको बोलते हैं? सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन, ठीक है, मेंबर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लिक्विड और एग्रेसिव केमिकल्स, ठीक है, जहाँ पर आपके कंक्रीट वो स्ट्रक्चर जहाँ पर फ्रिक्वेंटली टाइड्स वगैरह आते रहते हैं और उसमें डायरेक्टली उसको हार्मफुल केमिकल्स, लिक्विड केमिकल्स वगैरह उसमें एक्सपोज हो रहा है, वैसे इंडस्ट्री वगैरह, तो वैसे कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम, ठीक है. तो उसके हिसाब से अब हम जब कंक्रीट बनाते हैं तो उसके हिसाब से हम वाटर सीमेंट रेशियो ध्यान में रखते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस सी फर्स्ट कंडीशन. दिस इज आवर प्लेन कंक्रीट. प्लेन कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट समझते हैं ना? प्लेन कंक्रीट मतलब जहाँ पर हम स्टील बार्स नहीं ऐड करते, ठीक है, उसके लिए दिया है. अगर आप माइल्ड कंडीशन यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम सीमेंट कितना यूज़ करनी चाहिए? 220 kg/m. और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो के ध्यान रखना, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप वाटर सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ 0.6, ठीक है. मॉडरेट के लिए 240 और मैक्सिमम 0.6 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यू कितना होनी चाहिए? M15. M15 मतलब क्या था? मैंने समझाया था लास्ट क्लास में. M मतलब मिक्स, 15 मतलब उसका 28 डेज स्ट्रेंथ शुड बी नॉट लेस देन 15 MPa. सिमिलरली सीवियर के लिए 250 सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट 0.5 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होनी चाहिए M20, ठीक है. सिमिलरली आप देख सकते हो सीवियर और वेरी सीवियर एक्सट्रीम के लिए. नाउ एट द सेम टाइम अगर आपके कंक्रीट रीइंफोर्स है यानी कि उसमें स्टील बार्स ऐड कर रहे हैं तो आप ये रेफर करोगे, ठीक है. और अगर आप कंडीशन माइल्ड कंडीशन में बना रहे हैं तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300, मैक्सिमम वाटर सीमेंट शुड बी 0.55 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी M20, ठीक है. तो इस हिसाब से हम अपने आइडिया, जब हम मिक्स डिज़ाइन हम रेडी बनाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मिक्स डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, तो उस टाइम हम ऐसे ब्लाइंडली एस्टिमेट करके नहीं बनाते, हमें प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर IS कोड्स यूज़ करके बनाने चाहिए. तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है. अभी मैंने एक्सपोजर समझा दिया है, प्लेन्स कंक्रीट समझा दिया है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट समझा है, बाकी आप देख सकते हो मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम तो आपको समझ आता है, मिनिमम मैक्सिमम तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक्सपोजर कंडीशन और मैक्सिमम सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो प्लेन कंक्रीट के लिए कितना लग रहा है और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए. तो ये 3 कॉलम आपको याद करना है, एक्सपोजर, maximum water cement ratio for plain and maximum water cement ratio for reinforced, because this has been asked in your exams, okay. So let us keep our lecture up till here for today. Next class we'll study about fresh concrete, okay, properties of fresh concrete. Thank you.